तो यहाँ पे अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो दोनों एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो इसमें और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर से भी चेंज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, इस सर्किट को तोड़ दूं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा V, और अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उससे यहाँ पे करंट आ जाएगा। ठीक है, एंड गेट में आउटपुट 1 तभी आता है जब यहाँ भी C है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रिटेंड नीट सीरीज में। आज हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की प्रीवियस ईयर्स। सेमीकंडक्टर में से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बच्चों, 3 से 4 सवाल आप मान सकते हो, 3 सवाल मान ही सकते हो एकदम आराम से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक बार तुम्हें पढ़ना है, सारे प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो अच्छे से एक बार अगर तुमने पढ़ रखा होगा ये चैप्टर, तो उसके बाद ये प्रीवियस ईयर करने से थोड़ा फायदा है। अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग दीज। ठीक है, तो सवाल को देखोगे, पॉज करोगे और सॉल्व करोगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो ये रहा अपना पहला सवाल। द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आर। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। भाई अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था क्या, कि R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है मेटल के लिए, लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब करंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में तो अपन ने देखा है ये कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है एक्स्ट्रा और करंट बढ़ता है, लेकिन इंसुलेटर के अंदर भी सेम चीज होती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। ठीक है, तो इंसुलेटर का जनरली बच्चों को पता नहीं होता है, तो ये भी अपन को याद रखना है कि इंसुलेटर के केस में भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम होता है, सेमीकंडक्टर में तो होता ही है। अगला सवाल, A p-type extrinsic semiconductor is obtained when germanium is doped with। तो ध्यान से सुनना बच्चों, p टाइप और n टाइप, p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर अपन पढ़ते हैं जनरली। तो p टाइप के लिए किस चीज की डोपिंग करनी होती है यार, अपन को देखना है 3 वैलेंसी वाला। तो बोरोन भी चलेगा, एल्यूमिनियम भी चलेगा, इंडियम भी चलेगा, तो जनरली यही आते हैं। और n टाइप में क्या चलेगा, फास्फोरस चलेगा, एंटीमनी चलेगा, आर्सेनिक चलेगा। तो जनरली देखो ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं ना, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए ये याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली सवाल इनमें से ही आने वाला है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी तो बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम, इनमें से एक होगा ऑप्शन, तो बोरोन आ गया। ठीक है, पता है अपन को पी टाइप में क्या होता है कि एक होल एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, तो होल एक्सेस में आ जाते हैं। अगला देखो, अगला देखो बच्चों, the electron concentration in n-type semiconductor is same as hole concentration in p-type as external field is applied across each of them, compare the current। है ना, तो अच्छा सवाल है, एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। अब मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। तो I का फॉर्मूला होता है बच्चों NeAVD, है ना, और VD अपन ने पढ़ा है E tau by m, है ना। VD का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने E tau by m। तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और होल्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है और होल्स को तुम एक तरीके से प्रोटॉन मान सकते हो। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, मतलब VD इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा क्योंकि मास कम है। ठीक है, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए VD ज्यादा होगा कंपेयर टू होल्स। ठीक है, क्योंकि होल एक तरीके से क्या है, एक्सेस प्रोटॉन है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट ज्यादा हो जाएगा क्या, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू करंट ऑफ होल्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होते हैं, एन टाइप में, तो एन टाइप में करंट ज्यादा होगा कंपेयर टू पी टाइप। आई होप दिस इज गुड, है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया है, क्योंकि जो VD होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है कंपेयर टू होल। होल को तुम एक पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो विच इज प्रोटॉन। ठीक है क्या, तो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तो पूछा है एन टाइप कैसे बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो एल्यूमिनियम से नहीं बनता है, फास्फोरस से बनता है ना।
क्या क्या एग्जांपल दिए थे मैंने? फॉस्फोरस, एंटीमनी, एसबी और आर्सेनिक, है ना। तो ये जनरली फेवरेट एग्जांपल्स हैं किसके? एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको डोप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो पी टाइप की बात कर रहा है। पॉज करके सॉल्व करो बच्चों, सिंपल सवाल है, होना चाहिए सबसे। पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। चलो, तो ये पहला गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन लिखा है इसमें। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। याद करो भाई, होल होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। ट्राइवेलेंट कौन कौन से हैं? जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब पढ़ा था अपन ने। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है ना। एक बार थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावेलेंट, ये गलत हो गया क्योंकि पेंटावेलेंट किस में होते हैं? एन टाइप में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावेलेंट, ठीक है तो गलत है, कुछ तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप याद करो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और पेंटावेलेंट डोपेंट्स होते हैं। तो देख लो एक बार। होल्स आर मेजॉरिटी, देख लो एक बार, सही है ना अपना ये? हाँ, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप याद करो। एन टाइप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? फॉस्फोरस मिलाते हैं विच इज पेंटावेलेंट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सही है यहां तक तो। ट्राइवेलेंट नहीं, ट्राइवेलेंट नहीं मिलाते, ये गलत है, ये लाइन गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ये भी गलत हो गया, ये गलत है। माइनॉरिटी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सही है। एंड पेंटावेलेंट बिल्कुल सही है। तो डी सही हो गया ना। इसमें गलती होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जनरली क्या लोगों को लगता है यहां पे गलत पढ़ सकता है इंसान। इंसान को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला है तो सही है और पेंटावेलेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। अगला सवाल देखते हैं। इन द गिवन सर्किट एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, है ना। तो यहाँ पे देखो, आई होप सबको दिख रहा है ये। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर एक बार चेक कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात करते हैं। तो देखो, जब पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये और ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये और ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि यहाँ पे एन जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ पे पी पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे आ जाओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और यहां देखो नेगेटिव पी से कनेक्टेड है मतलब ये रिवर्स बायस हो गया क्या? तो ये रिवर्स बायस हो गया भाई। ठीक है, यहां आ जाओ, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ नेगेटिव एन से कनेक्टेड है मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो केस में अपने पास दोनों फॉरवर्ड बायस है, और एक केस में एक फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है। अब तुम्हें पता होगा यार कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ, करंट का और वोल्टेज का ऐसा कुछ ग्राफ होता है भाई, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये होता है फॉरवर्ड बायस के केस में और ये होता है रिवर्स बायस के केस में, नीचे वाला ये वाला होता है रिवर्स बायस के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो दोनों एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो इसमें और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। सेम लॉजिक यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों आंसर सही है। अब इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में अगर करंट सेम है तो अलग अलग वोल्टेज आएगा। तुम यहां देखो, सेम करंट के लिए वोल्टेज अलग अलग आएगा, तो इसमें गलत हो जाएगा ये, है ना। इसमें जो है वोल्टेज अलग अलग होगा दोनों का। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किस में इक्वल हो जाएगा? ए और सी में इक्वल हो जाएगा, ए और सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। लोग कई बार क्या होता है इसमें आइडियल मान लेते हैं, आइडियल के केस में भी अलग सिचुएशन होगी, बट ये अपना आंसर सही है। अगला सवाल देखो, फॉरवर्ड बायस पूछा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि जो पी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए कि हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए।
तो यहां पे देखो फॉरवर्ड, तो ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। तो P का जो पोटेंशियल है वो N से ज्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 5 है, ये भी गलत हो गया। अब यहां देखो, थर्ड ऑप्शन में देखो, P का पोटेंशियल है 0 और N जो है -3 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P का पोटेंशियल है ज्यादा हो गया, तो C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब D भी चेक कर सकते हो, P -4 पे है और N -2 पे कनेक्टेड है, तो P इज स्टिल लेसर देन N। ठीक है, तो P का पोटेंशियल कुल मिला के ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया अपना सिंपल सवाल। अगला सवाल देखिए, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज ड्यू टू, ठीक है, PN जंक्शन, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। हाँ भाई, ध्यान से देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रिवर्स बायस है ना, पहला ऑप्शन चेक करते हैं रिवर्स बायस के लिए। तो PN जंक्शन अपन को पता है कैसा होता है, ये P है, ये N है, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, है ना। तो ये नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये होल्स है अपने पास। अब रिवर्स बायस में क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होल्स को इधर खींच लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी क्या? यही तो बोला, इंक्रीज इन विड्थ, बिल्कुल सही है भाई। ये जो पॉजिटिव है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, तो ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी। तो पहला आंसर ही सही है, रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है क्या? तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। रिमेंबर, इसमें तो देखो अगर तुम्हें थ्योरी आती है तो सवाल हो जाएंगे सारे, तुम्हें चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और चाहिए, मतलब इसमें ये बहुत इजी चैप्टर है अगर तुम्हें आता है तो, और नहीं आता तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं आता तो तुम छोड़ दोगे, सारे सवाल देखते ही छोड़ दोगे, अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं किए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम इसको खुद से पढ़ने जाओगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत ही भारी भारी से डायग्राम होते हैं, तो अगर तुमने क्लास अटेंड कर लो, अगर कभी अभी किसी ने नहीं किए इस वीडियो को देखने से पहले अपनी क्लासेस अटेंड कर लो, क्योंकि पीडब्ल्यू के ऐप में तो आपको दिख जाती है पुरानी क्लासेस, तो उन क्लासेस को सारी देख लो, नोट्स बना लो और सारे सवाल हो जाएंगे फिर तुमसे। अगला देखो, फिर से वैसा ही सवाल है भाई, फॉरवर्ड बायस अभी अभी बताया था, जो P है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। तो देख लो यार, इसमें तो कुछ बताने का बचा ही नहीं अब। तो जिसमें भी P हायर पोटेंशियल पर है, ये आ गया डी ऑप्शन। तो देखो इस सिंपल सी बात है यार, दिख रहा है सबको, ये 3 है, ये 5 है, तो N वाला हायर पोटेंशियल पर है, या -2 है या +2 है, तो N वाला फिर से हायर पोटेंशियल है। तो D में क्या हो रहा है कि ये 0 है, ये -2 है, तो यहाँ पे P वाला हायर पोटेंशियल पर है। अगला सवाल, ठीक है, सिंपल सवाल है, सॉल्व करो। आइडियल डायोड्स है, दो आइडियल डायोड है, क्या करेंगे? इस टाइप के सवाल भी काफी पूछे जाते हैं। तो देखो भैया, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आइडियल डायोड होते हैं उसमें फॉरवर्ड बायस में तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है उसका रेसिस्टेंस 0 होता है, और रिवर्स बायस में जो डायोड होता है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। अब देखो N वाला हायर पोटेंशियल पर है, मतलब ये रिवर्स बायस है क्या? ये जो डायोड है D1, दिस इज इन रिवर्स बायस, मतलब यहां से कोई करंट नहीं जाने वाला। तो सारा का सारा करंट कैसे जाएगा बच्चों? सारा का सारा करंट जाएगा ऐसे, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जो डायोड होता है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हो जाना चाहिए सवाल, तो इसको भूल जाओ, इस वाले को तोड़ दो चाहे, तो सारा करंट ऐसे जाएगा टू। ठीक है, तो इसको बनाते हैं फिर से डायग्राम को। ये है अपना 10 वोल्ट, ये है अपना 2 ओम R1, है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से करंट जा ही नहीं रहा, सर्किट को तोड़ दो, है ना। ओके, यहां से सर्किट को तोड़ दिया मैंने, और ये जो आइडियल डायोड है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो ये 2 बचा है।
क्योंकि आइडियल डायोड का रेसिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स वाले का इनफाइनाइट होता है। तो ये सर्किट बन गया। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 4 ओम है, तो करंट कितना हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर। पूछा क्या है R1 से कितना करंट जाएगा, तो कितना जाएगा बच्चों 2.5 एम्पियर करंट जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। सिंपल सवाल था भाई, इस टाइप के सवाल आने को है एग्जाम में, है ना, आएंगे ऐसे सवाल। ये मान लो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर से होना चाहिए ऐसा सवाल, सिंपल सवाल है, कर दो फटाफट से। कैसे करेंगे, यहां पे चेक करो कि क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है रिवर्स बायस में है। तो देखिए ये इसका P है, ये N है। तो फॉरवर्ड बायस में तब होता है जब P का पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो P 4 पे है, N -6 पे, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसका रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, इसको शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। चलिए, तो ये जो A है यहां 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम है क्या, और ये आ गया B, ये -6 वोल्ट है, ये +4 वोल्ट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो करंट होता है, करंट क्या होता है यार, V/R। अब कई बच्चों को ये नहीं पता V क्या है। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। कई बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि V क्या होता है। कुछ लोग को लगता है ये पोटेंशियल होता है, नहीं, ये पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 4 -6 करो, डिवाइड बाय R कितना है 1000। तो ये हो गया 10/1000 यानी कि 1/100 एम्पियर। क्या, तो आ गया ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो। ओके, हाँ भाई, तो यहां पे इसमें सोचो जरा क्या करना है भाई। ये अपना पीएन है ना। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तभी ये करंट को जाने देगा। सही है क्या, फॉरवर्ड बायस में होगा तभी करंट को जाने देगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में कब होगा ये, देखो पहले इसका वोल्टेज है -5 से 0, तो -5 से 0 में तो ये जाने नहीं देगा, ये जाने देगा यहां से यहां तक। तो 0 से +5 में करंट को जाने देगा, और इस RL के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा। तो मतलब केवल इस रीजन में, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो ये करंट को जाने देगा, नेगेटिव वाले में जाने नहीं देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। उसका आउटपुट आ जाएगा बच्चों सी। क्या आ जाएगा आउटपुट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या सिंपल सवाल था, है ना, सिंपल सवाल था बच्चों। चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, हाँ भाई। अब यार इस टाइप के सवाल थोड़े से टफ पड़ते हैं, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इवन मैं तो बोलता हूं ये सब तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। चलो देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग क्या होगा अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो। देखते हैं जरा इसको। ये अपना पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये एन है। ठीक है, अब अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे क्या। तो मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे बच्चों। ठीक है, अब तुम खुद सोचो जरा, अगर मैं रिवर्स बायस की बात करता हूं तो रिवर्स बायस के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द रीजन ऑफ करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बच्चों, भाई दो होते हैं, एक तो मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी होता है जो अपन ने डोपिंग की है, और माइनॉरिटी होता है जो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से बने हैं। तो जो रिवर्स बायस होता है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रीजन होता है करंट का। तो यहां पे अगर हीट करूंगा तो मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा। तो मतलब हीटिंग का काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा रिवर्स बायस करंट में। ठीक है, तो रिवर्स बायस करंट में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अंतर आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काफी फास्ट ये बढ़ता जाएगा करंट।
रिवर्स बायस में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा ही, है ना। तो स्मॉल इफेक्ट विल बी देयर, ठीक है। मतलब करंट तो यहां भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डज नॉट अफेक्ट, ये तो गलत हो गया, अफेक्ट तो करेगा। तो फॉरवर्ड बायस को भी करेगा, रिवर्स को भी करेगा, ओवरऑल करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है क्या। तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो रिवर्स बायस तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी तुम्हें, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें अपन को याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन बैरियर पोटेंशियल याद होना चाहिए। व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? देखो क्या होता है यहां पे, याद है कि भाई ये P है, यहां N है, तो होता क्या है, यहां के इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाते हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है E इंटू डी। आई होप तुम्हें याद होगा, थ्योरी में पढ़ा हुआ है अपन ने। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, मतलब इतना अगर तुम बाहर से पोटेंशियल लगाओगे तब जाके करंट ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड करता है ये, ठीक है क्या, बिल्कुल करता है। क्योंकि अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं ना, ये तो इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्टेज, और जर्मेनियम की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्टेज, 0.3 वोल्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, यस, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, कैसे करता है भाई, डोपिंग अगर बढ़ाता हूं ना मैं, डोपिंग बढ़ाते हैं तो विड्थ, विड्थ यानी कि डी कम होता है क्या, अगर विड्थ कम होगी ना तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है क्या। तो कुल मिला के हो गया पोटेंशियल, ये खत्म, चेंज हो गया। टेम्परेचर से भी चेंज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो इजीली इसको क्रॉस कर पाएंगे, तो इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल फिर से चेंज हो गया उनके लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। भाई क्या पता ऐसा ही कोई सवाल आ जाए नीट में। कई बार इतना सोच नहीं पाता इंसान, है ना, ये सोचना बड़ा मुश्किल है भाई। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा भी है ना, तब भी कुछ सवाल इस टाइप के जो थ्योरेटिकल होते हैं वो अपन ने सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपन ने नोट्स में थोड़ी ना पढ़ा है। नोट्स में तो बस अपन ने थ्योरी पढ़ी है, लेकिन इसके बारे में सोचना इतना आसान नहीं है। इसलिए सब चीजें याद कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है भाई, दिस इज अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली। ये सवाल जब नीट में आया था तो ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ था, या फिर उन्होंने छोड़ दिया था, या फिर उनका तुक्के में सही हुआ था, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था इस सवाल के साथ। तो 23 में आया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड्स। तो याद करो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखो याद होगा, एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर के साथ अपन कनेक्ट करते हैं दो डायोड ऐसे, है ना। ये दो डायोड D1 और D2 है ना। और यहाँ पे सेंटर टेपिन होती है, यहाँ पे सेंटर टेपिन होती है, और इसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और एक लोड रेसिस्टर लगा दिया, ऐसा कुछ है ना। पूरा सवाल पढ़ो, ये लगा रखा है। Which of these components remove the AC ripple from the rectifier's output? ध्यान से सुनना भाई, यहां पे ये फुल वेव रेक्टिफायर है बच्चों। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। याद करो, ऐसा कुछ बताता हूं, डिटेल में समझा रहा हूं भाई मैं। तो ये जो इनपुट होता है ना बच्चों, इनपुट ऐसा होता है, इफ यू रिमेंबर, इनपुट ऐसा होता है, इनपुट ऐसा होता है, और इसका जो आउटपुट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा पल्सेटिंग डीसी में। तो आउटपुट ऐसा होगा भाई, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने, पहला D1 से जाएगा, फिर D2 से जाएगा, फिर D1 से जाएगा, फिर D2 से जाएगा। तो ये है एसी और ये है पल्सेटिंग डीसी। अब याद करो कैपेसिटर करता क्या है यार, याद करो कैपेसिटर क्या करता है, कि कैपेसिटर जो है
कांस्टेंट करंट को जाने नहीं देता है ना, लेकिन जो पल्सेटिंग वाला पार्ट है उसको जाने देगा। ठीक है क्या? तो ये जो है ये डीसी को रिमूव कर देता है, जो फिक्स्ड डीसी होता है ना उसको रिमूव करता है। याद करो जब अपने आरसी सर्किट भी पढ़ा था तब अपने देखा था कि कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जाता है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे जो मूविंग पार्ट है करंट का वो चेंज होता है, इसमें से पास होगा, बट जो फिक्स्ड करंट है, फिक्स्ड करंट कहां से जाएगा? वो आरएल से जाएगा, बाकी सी से जाएगा। तो कौन रिमूव कर रहा है? कैपेसिटर रिमूव कर रहा है। तो ये थोड़ा टफ सवाल है बच्चों, मतलब ये जिस बच्चे ने कर दिया इतना सोचने के बाद उसको तो मतलब सल्यूट है। ठीक है, बट ऐसे सवालों के चक्कर में ऐसा नहीं है कि अपन बहुत डीप में जाएं भाई, ऐसे सवाल ज्यादा ज्यादा एक आध आते हैं नीट में। तो मेरा सजेशन तो यही है कि जो अपने प्रीवियस ईयर किए हुए हैं डीपीपी में कर रहे हैं उन्हीं को करो बार बार, एक सवाल के चक्कर में अपन पागल नहीं हो सकते। अगला सवाल देखिए, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो याद करो, इनपुट ऐसा होता है और आउटपुट कैसा होता है यार? हाफ वेव रेक्टिफायर है, मतलब ये पॉजिटिव को रेक्टिफाई करता है, नीचे वाले को नहीं करता है। तो ऐसा कुछ बनता है, ये वाला करंट नहीं जा पाता है, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे टाइम पीरियड निकालता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, इसका टाइम पीरियड भी यही है क्या? भाई टाइम पीरियड वो होता है जिस टाइम के बाद चीजें रिपीट होने लग जाए। इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? ये तो इनपुट है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट का टाइम पीरियड भी तो यही होगा, क्योंकि इस टाइम के बाद ही तो सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, आंसर होगा 60 हर्ट्ज। ठीक है क्या? अगर यही सवाल मेरे को फुल वेव के लिए पूछता ना तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती क्योंकि टाइम पीरियड आधा हो जाता। खैर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। कम ऑन, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। Photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. What is voltaic device? फोटोवोल्टेइक डिवाइस कौन सी? एग्जांपल दो इसका। सोलर सेल। क्या होता है सोलर सेल के अंदर? सोलर सेल में क्या होता है? लाइट गिरती है, लाइट गिरती है और वो लाइट को जो रेडिएशन है उसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना? ठीक है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। बिल्कुल सही बात है, ये पता होना चाहिए भाई। जीनर डायोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीनर डायोड कैसा होता है देखो जरा, यही तो है जीनर, यही तो है जीनर डायोड। देखो रिवर्स बायस में काम कर रहा है और यहां पे जो है आर, इसका वोल्टेज स्टेबलाइज करता है। ये मतलब इस आरएल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ने नहीं देगा। तो यस, ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रिवर्स ये जीनर डायोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना? जीनर डायोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़ लेना, इसके सवाल कर लेना। अगला सवाल देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान रखना, जब भी इनकरेक्ट है अंडरलाइन कर लो, उस पर अंडरलाइन कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। पीएन जंक्शन, अब इनकरेक्ट पूछा है तो पहले यहां सॉल्व करेंगे फिर यहां टिक करेंगे एंड में। पीएन रीजन ऑफ जीनर हेवीली डोप्ड, ये सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है मेरा, हाँ, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, यह बताया था मैंने तुम्हें कि जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फिक्स रखता है। ये कौन? जीनर डायोड। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं, सही बात है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही बात है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, ये गलत है। कैसे भाई? जब ये हेवीली डोप्ड होता है ना, कोई भी चीज अगर हेवीली डोप्ड होती है ना, तो जो डिप्लीशन इसकी विड्थ होती है, विड्थ इज लेस। तो उस केस में विड्थ क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों तो सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सवाल आता है, टक टक टक, और फिर जो भी एक डिफरेंट है उस पर आंसर कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब ये भी क्या है? ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सही बात है, रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं इसको, अभी भी बताया था। बताऊं वापस से? अरे यार लो, ये था
ये जीनर डायोड है, रिवर्स बायस में काम आ रहा है। कैसे यूज कर रहे हैं इसको? तो इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3। पोटेंशियल बैरियर याद है क्या? डेल्टा वी। अरे भाई मुझे याद है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, तो सिलिकॉन के लिए 0.37 है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो भैया पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब बी आ गया आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल सोलर सेल की बात कर रहा है। सोचो बच्चों कैसे करेंगे, सोलर सेल का सवाल है। हाँ भाई, सोलर सेल याद होगा तुम्हें। सोलर सेल में क्या करते हैं, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें। तो इसको थिन बनाते हैं, पी इसको एक तरफ वाले को, ठीक है। तो ये जो लाइट गिर रही है कहाँ पे गिर रही है? डिप्लीशन रीजन में लाइट गिर रही है, और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दो इस सेल को। अब ये सेल बन गया। अभी जो लाइट गिर रही है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और वो इधर उधर जाएंगे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे करंट जाएगा, इसमें से करंट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं I वर्सेस V का करंट बनाता हूं, V का डायग्राम बनाता हूं, तो ऐसा डायग्राम बनता है, तुम्हें याद होगा, क्लास में पढ़ाया भी होगा। इसको बोलते हैं क्या? ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये करंट होता है अपना शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये अपन ने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, इस सर्किट को तोड़ दूं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा V। और अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उससे यहाँ पे करंट आ जाएगा, ठीक है। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस याद करो, रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है। द करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि करंट बहुत कम होता है रिवर्स बायस में। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। इज ड्यू टू मेजॉरिटी, ये गलत है भाई, इसने क्या लिखा है? मेजॉरिटी की वजह से होता है, गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो साफ गलत है, पहला सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब बी आंसर आएगा क्या? सॉरी, सी आएगा, ठीक है, सी आएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अभी अभी किया है, अभी अभी किया है, तो देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसका ही है? चेक करो, चेक करो। सोलर सेल का है, सोलर सेल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक अभी भी बनाया डायग्राम। भाई सोलर सेल ऐसे काम करता है, यहाँ पे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, तो इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब जब चार्जेस इधर उधर जाएंगे तो एक एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इन इट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल, बिल्कुल सही बात है यहां तक तो। वेयर ए रिप्रेजेंट्स, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट जीरो है, मतलब ओपन सर्किट है क्या ये? करंट जीरो है मतलब ओपन सर्किट है, और यहां पे वोल्टेज जीरो है, तो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट करंट है ना। अब एक बार देख लेते हैं। तो ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज एंड बी शॉर्ट सर्किट करंट। वाह, पहला स्टेटमेंट ही सही है इसका मतलब तो यार। एक बार बी चेक करते हैं। सोलर सेल है, पॉइंट ए बी रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट। नहीं, ओपन थोड़ी ना, शॉर्ट है, फोटोडायोड नहीं है, सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट भाई, है ना। तो सोलर सेल पे देखो 2-3 सवाल आ गए भाई, तो ये याद होना चाहिए। ग्राफ, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलर सेल, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा लॉजिक गेट के बारे में हल्का सा पढ़ेंगे यहाँ पे अपन। बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये श्योर है हमेशा कि लॉजिक गेट में से सवाल आता ही आता है। तो यू कह सकते हो कि फिजिक्स में एक टॉपिक जिसमें से सवाल आएगा ही आएगा, वो है लॉजिक गेट, ठीक है।
और इजी होता है। अगर तुमने क्लास नोट्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेना इनको करने से पहले। तो कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। ये है और गेट, इसका आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। यह है एंड गेट, इसका आउटपुट होता है y इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, इसको बोलते हैं ए एंड बी। नॉट गेट y इक्वल टू ए बार, तो उल्टा कर देता है ये नॉट गेट, ठीक है। नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट। तो और के आगे अगर नॉट लगा दूं, तो और के आगे नॉट लगा दूं तो a प्लस बी का बार हो जाएगा क्या। नेंड गेट होता है एंड प्लस नॉट, तो एंड के आगे नॉट लगा दो, तो एंड के आगे नॉट लगा दिया तो एंड के ऊपर बार लगा देंगे क्या, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ बुलियन एक्सप्रेशन अपन को समझने पड़ेंगे कि अगर बार के ऊपर बार लगा दिया तो वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। समझो जरा भाई, ए का नॉट, ए का नॉट मतलब ए का उल्टा, और एक और बार लगा दिया तो ए का उल्टा मतलब वही हो गया क्या। अच्छा, अब यहां थोड़ी सी चीज समझनी है अपन को, ये थोड़ा सा कई बार सवाल करने में इसकी हेल्प मिल जाती है अपन को। तो अगर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो इस लाइन को अगर कट करना है मुझे तो कट लाइन चेंज साइन। कट लाइन चेंज साइन का मतलब है कि अगर इस लाइन को कट करना है तो प्लस की जगह डॉट आएगा, ठीक है क्या। अगर ऐसा होता मान लो ए डॉट बी का बार, तो क्या हो जाता है, ये इस लाइन को कट कर देते, कट कर दिया और बीच में साइन चेंज हो गया तो प्लस आ गया क्या। भाई दो ही साइन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ दो ही साइन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ, डॉट और प्लस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है अपन को कि ये जो नेंड नॉर गेट होते हैं, दीज आर माय यूनिवर्सल गेट्स। वाई यूनिवर्सल, क्योंकि इनकी मदद से मैं कोई सी भी गेट बना सकता हूं। प्लस ये दो चीजें भी हमको याद रखनी है कि अगर ऐसा कहीं भी सिंबल दिख रहा है तुम्हें, भाई ये क्या है, ये अपना नॉर गेट है जिसको मैंने दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया, मतलब ए की इनपुट ए की आउटपुट, तो ये नॉट है। और ये है नेंड गेट, उसको भी कनेक्ट कर दिया तो ये भी नॉट होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा सिंबल दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये नॉट गेट है, इसको सवाल फास्ट करने में यूज होगा। भाई ऐसा नहीं है कि मैं इसको याद करे बिना सॉल्व नहीं कर सकता, मैं अपना टेबल बनाऊंगा हो जाएगा सारा, ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व कर सकता हूं, बट अगर तुम्हें याद है तो इट विल बी फास्टर, ठीक है। चलिए कुछ सवाल करते हैं यहां पे। तो देखो बच्चों, पहला सवाल, द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। तो गिवन सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, चलो करते हैं सवाल। बहुत सारे तरीके हैं यार, ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं। तो एक बार बुलियन एक्सप्रेशन से करके देखते हैं। ये क्या है, ये आ जाएगा, ये नॉट है तो ए बार हो जाएगा यहाँ, ये बी बार हो गया, ठीक है। ये कौन सा है यार, ये क्या है, ये है बच्चों नॉर गेट। नॉर गेट है ये, है ना, और के आगे नॉट लगा दिया। तो नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है देख लो जरा। नॉर गेट में होता है ए प्लस बी का बार, तो जो y हो जाएगा मेरा a प्लस बी। भाई इसका इनपुट तो a बार और b बार है ना, तो a प्लस बी का बार हो गया ये, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि अगर लाइन को तोड़ना है तो बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर लाइन को तोड़ना है, तोड़ दिया मैंने लाइन को, तो बीच का साइन चेंज हो गया क्या, भाई लाइन को तोड़ दिया बीच का साइन चेंज हो गया। अब a बार का बार तो a हो गया और b बार का बार भी b हो गया। a डॉट b क्या होता है यार, a डॉट b मतलब एंड गेट, क्या एंड गेट। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा ये। अब अगर तुम चाहो तो इसकी ट्रुथ टेबल भी बना के कर सकते हो यार, ठीक है, लेकिन उससे अगर करोगे तो मुझे लगता है इससे तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों एंड गेट। तो दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड। मेरे को लगता नहीं है तुम अगर ट्रुथ टेबल से करोगे तो इतना फास्ट कर पाओगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल से इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट। हाँ भाई, सोचो जरा क्या करोगे। हाँ तो बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, देखो जरा यहां पे देखो, यहां पे अपन को कुछ डायग्राम दिख रहा है ना। तो जब देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड गेट का मतलब यह है कि जब दोनों वन होंगे तब आंसर वन आएगा,
तो दोनों 1 में, मतलब जब भी सीरीज में दिख रहा है ना तो वो एंड से रिलेटेड है ना। देखो जरा कि जब इन दोनों को कनेक्ट करूंगा मैं तब इसमें से करंट गया है, अगर इनमें से एक भी तोड़ दिया तो करंट नहीं जाएगा। तो एंड का मतलब है कि दोनों कनेक्ट होनी चाहिए, है ना। यहां पे और में देखो क्या होता है, जब भी दो पैरेलल में दिख रहे हो तो वैसे सोचो कि ये और हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया तब भी करंट इसमें से जा रहा है, और अगर ये कनेक्ट हो गया तब भी इसमें से करंट जा रहा है। तो तुम और को ऐसे समझो कि और मतलब जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना कि दिस और दिस, तो दोनों में से एक भी है तो चलेगा। और एंड का मतलब ऐसा है कि दिस एंड दिस बोथ शुड वर्क, ठीक है। अच्छा, नॉट का मतलब क्या है कि अगर ये वर्क कर रहा है तो ये करंट, ये इसमें करंट नहीं जाएगा। नॉट मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं इस लॉजिक से। यहां पे तो यहां पे देखो दोनों पैरेलल में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और से रिलेटेड है ना, मैं डायरेक्ट समझ गया। अब इसको फिर से लॉजिकली समझते हैं कि भाई देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहां से करंट ऐसे आना चाहिए और एलईडी ग्लो करेगी। तो एलईडी ग्लो कब करेगी? अगर ये कनेक्टेड है, देखो एलईडी ग्लो कब करेगी? जब करंट ऐसे आ जाए तब भी एलईडी ग्लो करेगी। एलईडी ग्लो करेगी जब करंट ऐसे आ जाए तब भी एलईडी ग्लो करेगी। मतलब दिस और दिस बोथ, दोनों में से कोई भी काम करेगा तो एलईडी वर्क करेगी क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा और। डायरेक्ट लॉजिक से हो गया ये तो, है ना। और तुम वैसे भी सोच सकते हो कि एलईडी वर्क कब करेगी? जब इसका आउटपुट या तो 1 हो या इसका आउटपुट 1 हो। और एलईडी का आउटपुट 0 कब होगा? एलईडी वर्क कब नहीं करेगी? जब दोनों 0 हो। तो ऐसा किस में होता है कि जब दोनों 0 हो तभी 0 है, अदरवाइज 1 है, यानी कि और गेट, ठीक है क्या? तो तुम लॉजिकली डायरेक्ट भी सोच सकते हो उसको। अगला देखो, द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक गेट इज, है ना। अब इस टाइप के सवाल करने का तरीका क्या है? या तो तुम बुलियन एक्सप्रेशन निकालो इसका फाइनल, या फिर एक काम करो ऑप्शन चुराओ। ऑप्शन 0 0 पे 0 दिया है, 0 0 0 0। तो एक काम करते हैं, ए और बी को 0 लेके देखते हैं। ए और बी को 0 ले लो, तो ए को 0 ले लो, बी को 0 ले लो, देखते हैं क्या होता है। तो अगर ए को 0 लूंगा तो ये 0 हो गया, है ना। बी को 0 लूंगा तो ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ए 0 है तो तो ये नॉट गेट है, तो ये 1 हो गया क्या? तो 0 से 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर बी 0 है तो यहां से जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तो ये 0 है क्या? ठीक है। अब ये कौन सा गेट है बच्चों? ये है नेंड गेट। नेंड गेट का मतलब क्या होता है? नेंड गेट में क्या होता है यार? नेंड गेट में अगर मान लो, नेंड गेट का आउटपुट क्या होता है? ए डॉट बी का बार, ये तो होता है नेंड गेट। तो 0.0 क्या होगा? 0.0 क्या होगा भाई? क्योंकि इसके इनपुट 0 0 है, तो 0.0 क्या होगा? 0, और उसका बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां आउटपुट आ गया 1। अब 1.0 करो, 0 आ गया। 0 का उल्टा करो तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है? ये एंड गेट है। 1 और 1 से आंसर आएगा अपना फिर से 1। तो इसका मतलब 0 और 0 इनपुट रखने से आंसर आया 1, ठीक है। इसका मतलब ए और बी तो गलत हो गए, ए और बी तो गलत हो गए, है ना। तो इन दोनों में से देखो, 0 0 पे 1 है, 0 0 पे 1 है। अब एक और ऑप्शन उठा के देखते हैं। 0 1 का 0 है, 0 1 का 0 है, छोड़ो इसको। इस ऑप्शन को लेके देखते हैं, क्योंकि इसका एक ऑप्शन है 1 0 से 0 है, 1 0 से 1 है। तो ए को 1 लेते हैं और बी को 0 लेते हैं। ए को 1 और बी को 0 लेते हैं, है ना। ए को 1 और बी को 0 लेते हैं, यहां पे 1 और ये 0 है, तो ये 1 है, तो ये 1 हो गया। बी 0 है, तो बी 0 है, तो ऐसे जाएंगे तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये 1 है तो ये नॉट है, तो उल्टा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा गेट है? नेंड। नेंड का आउटपुट क्या होता है यार? नेंड में होता है ए डॉट बी का उल्टा। तो 0.0 करेंगे तो 0, 0 का उल्टा आ गया 1, ठीक है। 1.0 करेंगे तो 0, 0 का उल्टा आ गया 1, तो इसका आउटपुट आ गया 1 और 1। ये है एंड गेट, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब 1 और 0 में आंसर 1 आ रहा है। तो देखो ये ऑप्शन भी मैच कर गया था, ये भी मैच कर गया, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है यही इसका शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो? बूलियन एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, बट वो बनाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा बड़ा है ना सर्किट, ठीक है। तो ये एक सही तरीका है इसको करने का। अगला सवाल देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट सिग्नल आर अप्लाइड
एट द टर्मिनल ए बी व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ वाई। ठीक है, देखो बच्चों, आउटपुट बताना है ना, ए बी सी दिया हुआ है ना, तो ध्यान देना यहां पे ए कितना है, यहां पे कितना है ए, वाई बताना है ना। ठीक है, तो एक काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, तो एंड गेट में आंसर आएगा ए डॉट बी, है ना। और ये है नैंड गेट, तो नैंड गेट में आंसर आएगा बी डॉट सी का उल्टा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये कौन सा गेट है, ये है अपना और गेट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस, तो y हो गया मेरा क्या, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी का उल्टा। सही है, अब इसका अपन, ये आंसर है अपना ना, तो ठीक है। तो यहां देखो जरा, T1 से T2 में a कितना है, 1 है, और T1 से T2 में b है 0 और c है 1। ठीक है, तो पुट करते हैं T1 से T2 में क्या आंसर आ रहा है, एक बार चेक करके देखते हैं। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4, T5 ऐसा कुछ है ये, है ना। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 रख दो, y आ जाएगा, y निकालते हैं सबसे पहले यहां से यहां तक के लिए। तो a की वैल्यू है 1, तो 1.0 प्लस b कितना है 0, तो 0.1 का उल्टा, तो कितना आ गया ये 1.0 हो गया 0 प्लस 0.1 हो गया 0, 0 का उल्टा हो गया 1, तो 1 आ गया क्या आंसर। तो मतलब T1 से T2 के बीच में आंसर 1 आएगा, मतलब हाई वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, हाई वोल्टेज किस किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि इसमें तो सारे 0 हैं, इस ऑप्शन में 5 है, तो मतलब ये सारा हाई वोल्टेज है, और यहां पे भी देखो लो वोल्टेज है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब अपन को करना पड़ेगा यहां से यहां तक, T2 से T3 तक, है ना। तो मतलब T1 से T2 तक मेरा आंसर कितना होना चाहिए, T1 से T2 तक कितना आंसर होना चाहिए मेरा, 1 होना चाहिए। अब आते हैं अपन T2 से T3 तक, T2 से T3 तक चलते हैं। तो A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 0। ठीक है, तो पुट करते हैं यहां पे वैल्यू, तो A डॉट बी 0.1 प्लस ये है B है 1 और C है 0, 1.0 का उल्टा। ठीक है, तो 0.1 हो गया 0 प्लस 1.0 क्या हो गया 0, 0 का उल्टा यानी कि 1, तो इसका आंसर आ गया 1, यानी फिर से 1, फिर से हाई आ गया। तो मतलब T1 से T2 और T2 से T3 तीनों 1 है, तो मैं बोल सकता हूं T1 से T3 ये पूरा 1 है अभी तक तो। ठीक है, आगे देखते हैं, T1 से T3 से T4 जो है A1 है, B1 है और C 0 है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो Y कितना हो जाएगा, A1 है, B1 है, तो 1.1 प्लस B है 1, C है 0, तो 1 C है 0। ठीक है, तो 1.1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1.0 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 का उल्टा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 1 होता है। तो मतलब T1 से लेके T2 से लेके T3 से लेके T4 तक सारा 1 है अभी तक तो T1 से T4 तक सारा 1 है अभी तक तो। ठीक है, अब देखो T4 से T5, देखो T4 से T5 A 0 है, B 0 है और C है 1, C है 1। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ये टफ सवाल है भाई, है ना थोड़ा सा। A डॉट बी तो 0.0 प्लस B डॉट सी यानी कि 0.1 का उल्टा। ठीक है, तो 0.0 हो गया 0, 0.1 हो गया 0, 0 का उल्टा यानी कि 1, तो फिर से 1 आ गया। भाई मुझे ऐसा लग रहा है सारा ही 1 है, तो T1 से T5 तक पूरा 1 है, T1 से T5 तक अभी तक तो पूरा 1 है भाई। यार एक ही ऑप्शन है जिसमें अभी तक पूरा 1 है, यही है सी, क्योंकि इसमें सारा हाई दिखा रखा है, 5 वोल्ट मतलब हाईएस्ट है। ठीक है क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये थोड़ा टफ सवाल था भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
फॉर द लॉजिक गेट शोन द ट्रूथ टेबल इज, है ना। तो एक काम करते हैं, इसका फटाफट से बुलियन बनाते हैं। तो ये अगर ए है तो ये ए बार, ये बी है तो ये बी बार, ठीक है। ये कौन सा गेट है बच्चों? ये है नॉर गेट। और नॉर गेट में क्या बनता है यार? नॉर गेट से आता है ए प्लस बी का बार, यही होता है नॉर गेट। ऐड करो और फिर बार लगाओ तो वाई हो जाएगा मेरा। ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी, इस पे बार लगा दो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इस लाइन को तोड़ना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो लाइन को तोड़ दिया मैंने भाई, ऊपर वाली लाइन को बीच में से काट दिया बस, और साइन को चेंज कर दिया। तो ए बार का बार हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मतलब क्या हो गया? ये एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है यार? एक बार वन होता है बस। एंड गेट में बस एक बार वन होता है, ये रहा। जब दोनों वन होते हैं तब वन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, बट ये बुलियन की मदद से आसानी से हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट? नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट, सबको पता है। करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन। फिर से देखो वैसा ही सवाल है, यहां पे देखो दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। अगर दोनों सीरीज में है तो या तो एंड होगा या नैंड होगा, देख लेना तुम। चलो चलो बच्चों, होगा क्या, कैसे करेंगे इस सवाल को, समझते हैं जरा। भाई देखो ये मेरा आउटपुट है वाई, तो अगर करंट इधर से जा रहा है तो वन आएगा, ठीक है। अब कुल मिला के ऐसा समझो, कुल मिला के ऐसा समझो कि वन कब आएगा भाई? आउटपुट वन कब आएगा? व्हेन 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 वन कब आएगा? जब इन दोनों में से एक भी टूटा हो, ए और बी इज जीरो। भाई दोनों में से अगर एक भी टूटा है, भाई दोनों में से अगर एक भी जीरो है तो करंट जा नहीं पाएगा, तो करंट यहीं से जाएगा ना। अब देखो y जीरो कब होगा? मतलब यहां से करंट कब नहीं जाएगा? जब दोनों कनेक्टेड होंगे। भाई देखो यहां पे रेसिस्टेंस है, यहां पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब अगर दोनों कनेक्टेड होंगे ना तो सारा करंट इधर से जाएगा, इधर से कुछ नहीं जाएगा। तो y जीरो तब होगा जब व्हेन a एंड b बोथ आर वन, बोथ आर वन। तो देखो भाई साहब, a एंड b बोथ आर वन, तब y जीरो है, मतलब ये नैंड गेट हो गया क्या? नैंड गेट हो गया क्या ये? क्योंकि देखो जब a और b बोथ वन है, तो अगर एंड गेट होता तो y वन होता, लेकिन अगर a और b बोथ वन है और y जीरो, इसका मतलब ये नैंड गेट है क्या? अच्छा सवाल है भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तुम चाहो तो ट्रुथ टेबल बना लो, लेकिन ऐसे लिख के बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है क्या? तो ऐसे समझो इसको कि y जीरो है भाई, इसमें से करंट नहीं जाएगा जब ये दोनों कनेक्टेड होंगे, तब जब दोनों वन होंगे तब ये जीरो है। तो अगर y वन होता जब ये दोनों वन होते तो ये एंड गेट होता, सही है क्या? तो a और b बोथ हैज टू बी वन, बोथ हैव टू बी वन, अगर इसको जीरो करना है तो, सही है क्या? तो ये एंड का उल्टा हो गया तो नैंड हो गया। तो कभी भी जब स्विच सीरीज में है ना तो एंड या नैंड में से आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, वाह 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 वाह, तूफानी लग रहा है बट इजी है। देखो ये ए है, ये बी 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 बी, बीच में एंड, ये आ गया नॉट, तो बी बार हो गया ये, ठीक है। यहां आ जाओ, टू 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 टू, ये बीच में आ गया तो ए बार आ गया ये बी है, ये है एंड गेट, एंड मतलब डॉट कर लो, तो ए डॉट बी बार हो गया ये। और यहां भी एंड है तो ए बार डॉट बी कर लो, ये और गेट है तो ऐड हो जाएगा, तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी हो जाएगा। तो आंसर आ गया बी, ठीक है क्या? सिंपल सवाल था। ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, नॉट है, नॉट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, चलिए बहुत बढ़िया, करते हैं इसको फटाफट से, बहुत फटाफट करते हैं। तो ये है नॉर गेट, तो नॉर गेट में क्या होता है? ए प्लस बी का बार, याद करो भाई, नॉर ए प्लस बी का बार हो गया ये। अब ये क्या है? मैंने तुम्हें बताया था यार, मैंने तुम्हें बताया था कि ये होता है नॉट गेट, बताया था ना, ये भी नॉट है। तो जब दो नॉट एक साथ लगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? तो आंसर आएगा ए प्लस बी का बार,
ए प्लस बी का बार क्या होता है? ए प्लस बी का बार होता है बच्चों नॉर गेट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना फास्ट हो गया बच्चों ये। अगर तुम्हें ये पता था कि ये नॉट गेट है तो सवाल यूं हो गया, यूं। ठीक है, अगला देखो। What is the output Y in the circuit when all the three inputs are first 0 and then 1? ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले तीनों को 0 रखते हैं, तो 0 0 0। तो ये है कौन सा गेट? एंड गेट। तो अगर ये A और B 0 है तो आंसर आएगा 0, क्योंकि एंड में होता है A डॉट B। तो यहां आएगा A डॉट B यानी कि 0। तो ये 0 है ना, यहां भी 0 जाएगा, तो 0 0। और ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट। नैंड गेट है, तो नैंड गेट का जो आउटपुट होगा, एक काम करो, रुको एक सेकेंड, देखो ये एंड गेट है, इसको y1 बोल लो। ठीक है, ये C है। ठीक है, अब y1 क्या होगा? एंड गेट से जाएगा तो 0 और 0। एंड में तब 1 आता है जब दोनों 1 होते हैं, अदरवाइज 0 आता है, तो 0 हो गया। C तो 0 है ही। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो y होगा वो क्या होगा? ये कौन सा गेट है बच्चों? नैंड गेट है। तो नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है क्या? y और c है ना, तो ये हो जाएगा y1 डॉट c का उल्टा। भाई नैंड में तो यही होता है, क्योंकि अगर यहाँ a और b होता तो a डॉट b का उल्टा हो जाता बार। तो 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा? का बार। तो 0 डॉट 0 0 0 का उल्टा 1, तो आंसर आएगा 1। तो जब तीनों 0 होंगे तो आंसर आएगा 1। 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 ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब तीनों को 1 रख के देखते हैं, तीनों को 1 रख के देखते हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये एंड गेट है, तो एंड में 1 और 1 वो होते इनपुट, तो आउटपुट आता है 1। यहां भी 1 है, C इक्वल टू 1 है। तो नैंड है, नैंड में y का एक्सप्रेशन क्या होगा? y1 डॉट c का उल्टा। तो y1 डॉट c यानी कि 1 डॉट 1 का उल्टा। तो ये आ गया 1 1 का उल्टा 0। तो आंसर आएगा 1 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इजी सवाल था आई थिंक। भाई गेट के सारे सवाल इजी हैं अगर तुम्हें एक बार आ गया गेट तो। ठीक है, टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट चाहिए 1, यहां पे 1 आना चाहिए। ये कौन सा है? ये है एंड गेट। एंड गेट है, आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब यहां पे भी 1 होना चाहिए, यहां पे भी 1 होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। एंड गेट में आउटपुट 1 तभी आता है जब यहां भी C है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अब देखो ऑप्शन चेक करो फटाफट से एक बार, ऑप्शन चेक करो, डी आ गया, क्योंकि C ऑप्शन 1 केवल एक नहीं है। कितनी आसानी से हो गया, ऑप्शन की मदद से फटाफट से हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, यहां पे देखो y1 क्या होगा यार? y1 क्या होगा? A का उल्टा। y2 क्या होगा? B का उल्टा। तो ये है अपना कौन सा गेट? नॉर गेट है क्या ये? तो नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा यार? y हो जाएगा, ये नॉर है, तो नॉर का एक्सप्रेशन होता है नॉर है y1 प्लस y2 का बार। क्या भाई? नॉर और का उल्टा, तो और होता है y1 प्लस y2, क्योंकि यहां पे y1 है और यहां पे y2 है, तो और होता है y1 प्लस y2। तो नॉर है तो बार लग जाएगा। तो y1 कितना है यार? y1 है मेरा a बार प्लस b बार का बार। अब मैंने बताया था कि बड़ी लाइन को काटना है तो बीच में डॉट लगा दो, तो काट दो लाइन को, एक काम करो काट देंगे तो ऐसी बन जाएगी भाई, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा। तो ये बच गया a डॉट बी, क्योंकि बार का बार कैंसिल हो जाता है। तो a डॉट बी का मतलब क्या हो गया? एंड गेट। क्या a डॉट बी का मतलब हो गया एंड गेट। फटाफट से हो गया बूलियन के एक्सप्रेशन की मदद से। अदरवाइज तुम चाहते तो ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो इस सवाल को। अगला सवाल, द आउटपुट ऑफ दिस विल बी, खट 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 कर दें, ये कौन सा है? नैंड है ये। तो नैंड का एक्सप्रेशन क्या होता है? नैंड 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 क्या है ये? तो नैंड का एक्सप्रेशन होता है बच्चों a डॉट बी का उल्टा। और ये क्या है? ये नॉट गेट है। अरे बताया था मैंने तुम्हें, ये नॉट गेट है बच्चों। तो नॉट में फिर से उल्टा हो जाएगा क्या इसका? तो a डॉट बी का उल्टे का उल्टा यानी कि a डॉट बी, यानी कि हो गया सवाल।
चलो, हलवा था, हलवा है ना। तो बच्चों ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। तो लॉजिक गेट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सेमीकंडक्टर पूरा वैसे तो इजी है, क्यों? क्योंकि अगर तुमने थ्योरी पढ़ ली उसके बाद तो कुछ नहीं बचा। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर नीट, क्रैक कर देना।